प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन हिंदी में। प्यारे बंधुओं, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट, जेआरएफ, सेट, टीईटी, पीजीटी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, हरियाणा पीएससी यानी जो भी एग्जाम्स हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग होते हैं उनके यहाँ प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए बंधु, हम यहाँ पर क्लास को आरंभ करते हैं और देखते हैं हमने आज की पीडीएफ में क्या रखा है। मैंने कहा है कि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बंधु हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हम पढ़ने से पूर्व हम देखने वाले हैं विषय सूची कि विषय में हमने क्या रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर विषय सूची हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले हम ब्राह्मी लिपि को पढ़ेंगे, फिर हम खरोष्ठी को पढ़ेंगे, फिर हम कुटिल लिपि को पढ़ेंगे, फिर हम नागरी लिपि को पढ़ेंगे, फिर नागरी से देवनागरी कैसे बना इसको पढ़ेंगे, फिर हम देखने वाले हैं देवनागरी लिपि का नामकरण, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि के दोष, फिर देवनागरी लिपि में सुधार क्या किया गया, फिर देवनागरी लिपि का मानकीकरण क्या है, फिर इसके नीचे गुरुमुखी लिपि है, रोमन लिपि है, अरबी है, गुजराती लिपि है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाएं ताकि कोई भी मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आपसे मिस ना हो, ठीक है बंधु। अब सबसे पहले बात करते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं, इसके विकास और इसका नामकरण हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे तो लिपि कहते हैं, और लिपि किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करती है, ठीक है। ये आप जानते हैं। लिपि की मदद से किसी भी चीज़ों को संग्रह किया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों से अवगत है। बट हम देखने वाले हैं कि जैसे हिंदी में लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अंग्रेजी में को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब आप जानते हैं कि किसी के विचारों को एक लिपि से दूसरी लिपि में बदलने की प्रक्रिया को लिप्यांतरण कहते हैं, ठीक है। अब आप ये हमने विषय आपको देख ही लिया। हम यहाँ पर समझेंगे कि ब्राह्मी लिपि क्या है और ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ, ठीक है। इसको हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्राह्मी लिपि को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उसी का जिक्र मैंने यहाँ पर किया है बंधु। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि में से एक है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम उदाहरण अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि का विकास 5वीं सदी का है, जो बौद्धकालीन है, ठीक है। इसका एक लिपि का एक और पीडीएफ मैंने दिया है जो कि पैड कोर्स वालों को जा चुका है। ये पीडीएफ भी उनको दे दूंगी, लेकिन ये पीडीएफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मेंशन हो रहा है कि ये न्यू पीडीएफ है जो कि बिल्कुल यहाँ पर आपको शुरू से समझाया जाएगा, बताया जाएगा पैड कोर्स में। यहाँ पर मैं उसके कुछ डेमो क्लास आपको दिखा रही हूँ, तो इससे भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और बाकी इसका और भी विस्तार रूप मेरे पास है, तो उसको हम वैसे भी कोर्स में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ है और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने स्पष्ट किया। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। हम देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि का विकास मौर्य काल में हुआ था। उसके बाद ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, ठीक है। उत्तरी ब्राह्मी में कौन कौन आता है, तो माफ कीजिएगा, दक्षिणी ब्राह्मी में से तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु यानी तमिल लिपि, कलिंग लिपि, मलयालम लिपि का विकास हुआ। और वहीं पर हम जब उत्तरी ब्राह्मी की बात करते हैं तो उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास हुआ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कई लिपियाँ हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी है, राजस्थानी है, कैथी है, ठीक है। अब जब आगे बात करते हैं हम ब्राह्मी लिपि के विकास के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं कि खरोष्ठी लिपि आई थी, ठीक है। तो खरोष्ठी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। यह 3री से 4थी सदी के बीच प्रभावी रही। इस लिपि का प्रयोग भी अशोक के स्तंभ में देखा जा सकता है। इस लिपि का प्रयोग ज्यादातर अफगानिस्तान व उत्तरी पाकिस्तान में देखा गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जैसे कि फारसी लिपि। ब्राह्मी लिपि खरोष्ठी लिपि से ज्यादा विकसित थी, इसलिए ब्राह्मी लिपि से विभिन्न लिपियों का जन्म हुआ और फिर खरोष्ठी लिपि यहाँ पर लुप्त हो जाती है, ठीक है। आगे जब बात करते हैं हम देखते हैं कि कुटिल लिपि आती है। तो कुटिल लिपि सिद्ध मातृका लिपि का विकसित रूप है। इसे न्यून कोण लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि गुप्त लिपि का ही परिवर्तित रूप है और इस लिपि का प्रचलन 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इस लिपि में अक्षरों के शीर्ष कहीं छोटे, कहीं टेढ़े मेढ़े, ठोस त्रिकोण जैसे होते हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से शाम के 5 बजे हैं यहाँ पर, हाँ 5:06 है। देख लेती हूँ क्या गुड़िया जग गई है मेरी।
तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, नहीं चाहिए। और उसकी तबीयत ठीक नहीं इस समय बच्चे काफ़ी बीमार हैं, मतलब मैं भी अस्वस्थ हूँ और बच्चे भी अस्वस्थ हैं। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं, आप कीजिएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं, बाद में हम आएंगे, यहाँ पर आ गए हैं कहाँ पर, नागरी लिपि के बारे में, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि कुटिल लिपि का विकास यहाँ से यहाँ तक हुआ। इसको ठोस त्रिकोण जैसे इसकी आकृति बनती थी जब इसको लिखा जाता था। अब आगे हम बात करते हैं नागरी लिपि के बारे में। तो हम देखते हैं कि नागरी लिपि का विकास 8वीं से 9वीं सदी से आरंभ हुआ तथा 10वीं से 12वीं सदी के बीच नागरी लिपि से उत्तर भारत के अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी 2 शाखाएं पाई जाती हैं, एक है पश्चिमी शाखा, दूसरी पूर्वी शाखा। तो पश्चिमी शाखा की सबसे प्रचलित लिपि जो है वो देवनागरी लिपि ही मानी गई है। आगे हम देवनागरी लिपि के बारे में जब देखते हैं तो देवनागरी लिपि भारत की सभी प्रचलित लिपियों में से एक है। इसमें कई भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, पाली, राजस्थानी, नेपाली, गुजराती, भोजपुरी आदि। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपको लगता है कि आपके पास लिपि के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है तो बंधु मैं आपको बता दूं कि लिपि से रिलेटेड मेरे पास एक बड़ा PDF पड़ा है, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो 22 भाषाएं हैं संविधान स्वीकृत, उन 22 भाषाओं को कौन सी भाषा किस लिपि में मेंशन की गई, यानी कौन सी भाषा के लिए कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है, किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, तो उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और व्हाट्सएप पे कोर्स पर दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। इस लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। आगे बात करते हैं तो अधिकांश लिपियों की तरह देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसके प्रत्येक शब्द ऊपर एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे सिर रेखा भी कहा जाता है। यह अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देवनागरी लिपि के उदाहरण है तो संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब बात करते हैं तो देवनागरी लिपि के नामकरण की, तो देखते हैं कि नामकरण में क्या क्या आता है। तो देवनागरी लिपि को लोक नगरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि देवनागरी लिपि सर्वप्रथम गुजरात में प्रचलित हुई थी, इसलिए वहाँ के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसे नागरी कहा गया और इस लिपि ने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव जुड़ गया और इसे देवनागरी कहा गया। अब हम देवनागरी की विशेषताएं देखते हैं तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं इस लिपि की। तो पहला यही है कि देवनागरी लिपि के ध्वनि क्रम पूर्णतः वैज्ञानिक है। दूसरा है कि देवनागरी लिपि के उच्चारण और प्रयोग में समानता है। यूपी के स्वर हस्त्र और दीर्घ में बटे गए। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे यूपी की जो लैंग्वेज है तो वहाँ पर जो भाषाएं हैं ना वो स्वर दो स्वरों में है, मतलब कहीं की उनकी लैंग्वेज स्वर जो हस्त्र है, कहीं पर दीर्घ, मतलब कोई चीज़ बोलते हैं जो यूपी वाले मुझे वॉच करते होंगे तो शायद वो लिपि के बारे में इसका समझते होंगे इसका महत्व। इसमें प्रत्येक वर्ग में सघोष व अघोष वर्ण है। इस लिपि के वर्णों की अंतिम ध्वनियां नासिक के हैं, जैसे कि लास्ट में ना है और या है, मा है। ठीक है, ये नासिक के वर्ण है। अंगा है करके प्रत्येक के लिए अलग लिपि चिन्ह है। यह लिपि लिखाई और छपाई दोनों में समान है। इसके एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ दोस्त भी हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके दोस्त आप चाहें तो इसका बोले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्या क्या चीज़ें हैं इसके दोस्त के बारे में, तो इसकी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अब ये भी जानते हैं आप देवनागरी लिपि में गिनती कौन कर, तो ये जो शुद्ध देवनागरी है, ठीक है, ये जो एक यहाँ लिखा है, दो ऐसी, ये शुद्ध देवनागरी में यहाँ पर गिनतियाँ अंकित है। तो ऐसा ना हो कि कभी ऐसा वाला 1 लिखे जाए, ऐसा वाला 2 लिखे, ऐसा वाला 3 लिखा जाए तो आप कहें कि ये देवनागरी है। ठीक है, ये वाला देवनागरी नहीं है। ऐसा वाला कोई 4 लिखे तो आप कहें कि ये देवनागरी लिखी है। ठीक है, अब कोई ओ या नहीं 1 लिख दे तो आप कहें कि वो देवनागरी है। ठीक है, तो वो देवनागरी नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है ये देवनागरी है। ठीक है, अब जब आगे बात करते हैं, देखते हैं कि ऊपर दिए गए देवनागरी लिपि में जो सुधार किया गया था उस सुधार की हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, सुधार क्या किया गया था उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। तो आगे हम देखते हैं बंधु कि यहाँ पर देखते हैं कि सावरकर बंधुओं की की 12 खड़ी जो थी उसको माना गया। फिर बाल गंगाधर तिलक के तिलक फंट को माना गया। इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया था, तिलक फंट पर, है ना, तो इसको माना गया।
फिर देखते हैं कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा अ की 12 खड़ी और निवास के सुझावों को भी, यानी श्रीनिवास के सुझावों को भी यहाँ पर स्वीकार किया गया था। ठीक है, स्वीकार किया गया 1945 में। फिर हम देखते हैं कि गोरख प्रसाद का मात्राओं को जो व्यंजन के साथ दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव दिया गया था, उसको भी माना गया। इसके डीप अध्ययन है, ठीक है, इसके डीप भी है। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, तो यदि आप कोर्स में यदि आप ज्वाइन रहेंगे तो आप वहाँ इसके डीप अध्ययन को भी पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ देखते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन और काका कालेलकर के संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 में और उसकी सिफारिश भी की गई थी। शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी कुछ प्रकाशन हुए थे, जैसे कि मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 में, फिर हिंदी वर्तनी का मानवाधिकार 1967 में और हिंदी वर्तनी का मानवीकरण 1983। तो ये चाहे तो ये टॉपिक आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ वहाँ पर इसका विस्तार रूप मेंशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देवनागरी लिपि के मानकीकरण के बारे में। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान देते हुए 1983 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन किया था। अब आगे हम बात करते हैं गुरुमुखी लिपि के बारे में। ठीक है, गुरुमुखी लिपि या पंजाबी लिपि, तो इसको पंजाबी लिपि को ही गुरुमुखी लिपि कहते हैं। इसमें 3 स्वर 2 व्यंजन के साथ कुल 35 वर्ण होते हैं। इसकी रचना अंगद देव जी ने किया। गुरुमुखी लिपि का अर्थ होता है गुरु के मुख से निकली हुई लिपि। ठीक है, आगे हम देखते हैं रोमन लिपि को। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो वो रोमन लिपि ही है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। इसमें 26 वर्ण होते हैं, इसमें 5 स्वर हैं तथा 21 व्यंजन हैं। यह लिपि भी देवनागरी लिपि की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती है, जिसमें इस लिपि में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अन्य यूरोपीय भाषाएं लिखी जाती हैं, उसे रोमन लिपि कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं अंग्रेजी मतलब रोमन लिपि में। अब हम अरबी लिपि की बात करें तो अरबी लिपि में कई तरह की भाषाओं का समावेश है, जैसे कि अरबी है, उर्दू है, फारसी है। तो आप याद रखें कि उर्दू, फारसी और अरबी जो है वो अरबी लिपि में लिखी जाती है। यह लिपि भी दाएं से बाएं ही लिखी जाती है। अब बात करते हैं गुजराती लिपि की। तो गुजराती लिपि नागरी लिपि से उत्पन्न हुई है। इसे देवनागरी लिपि को परिवर्तित करके बनाया गया है। इस लिपि में श्रेय रेखा का प्रयोग नहीं होता है। जैन धर्म ने अपने धार्मिक ग्रंथों के लिए इसी लिपि को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखें। आगे आते हैं तो देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न निकल कर आता है ना। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि देवनागरी की लिपि क्या है, तो इसकी लिपि देवनागरी है। मतलब हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फिर प्रश्न बन सकता है कि उर्दू की लिपि क्या है, तो नस्तालीक है, यानी अरबी फारसी है। हिंदी भाषा की लिपि भी जानते हैं देवनागरी ही है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है। हिंदी भाषा की लिपि भी जानते हैं देवनागरी ही है। नेपाली की देवनागरी ही है। ठीक है, बंगाली की लिपि पूर्वनागरी लिपि है। ठीक है, याद रखना, बंगाली की जो पूर्वनागरी लिपि वो है। बाद में देवनागरी इसका नाम कहा गया। अंग्रेजी की रोमन लिपि है। यानी यहाँ पर कई लिपि हैं जिनका जिक्र यहाँ पर मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब मैं कह रही थी आपको, यदि 22 भाषाओं की बंधु आपके पास लिपियाँ नहीं है कि वो किस लिपि से निकली हुई हैं, तो आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो ये आज की मेरी क्लास थी और मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे थे। और यदि इसका विस्तार रूप चाहते हैं कि और भी इसका विस्तार रूप में पढ़ाऊँ, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो बंधु ये छोटी सी एक कोशिश है। जब भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो पहले आपको कंटेंट दिया जाएगा कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके बाद आपको विस्तार रूप से इसका अध्ययन कराया जाएगा। तो ये क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।